बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को और आइसोटोप्स किसे कहते हैं, उनको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे और आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस और उसकी अकरेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हमें कुछ इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बिग पार्टिकल्स हैं, हैवियर बॉडीज़ हैं, तो आप उसका मास आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप ये बैलेंस लेते हैं, इस बैलेंस को यूज़ करके आप किसी भी चीज़ का मास फाइंड कर लेते हैं कि वो कितने किलोग्राम है, कितने ग्राम्स है, कितने मिलीग्राम है। अगर आपके पास ज़्यादा मास है उसके लिए आप टन्स यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मास कम है तो आप किलोग्राम्स यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मास और कम है उसके लिए आप ग्राम्स यूज़ करेंगे। अगर आपके पास और कम मास है तो आप मिलीग्राम्स यूज़ कर लेंगे। लेकिन एटम का मास इतना छोटा है तो उसके लिए उसका मास फाइंड करने के लिए कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप एटम का मास फाइंड नहीं कर सकते। एटम का मास फाइंड करना इतना आसान नहीं, क्योंकि एटम इंतहाई छोटा पार्टिकल है। अगर 19वीं सेंचुरी की बात करें तो उस दौरान कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप एटम का मास फाइंड कर सकें। लेकिन इस टाइम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करके एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 19वीं सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक चीज़ नोट की कि एलिमेंट्स में से, एटम्स में से सबसे जो हल्का एटम है वो हाइड्रोजन का था। क्योंकि अब एटम्स का मास तो फाइंड करना था ना, उन्होंने क्या किया कि वो जो सबसे हल्का एटम था उन्होंने उनको स्टैंडर्ड बना दिया, उनको स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे ले लिया। सभी एटम का मास फाइंड करने के लिए उन्होंने हाइड्रोजन के एटम को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 1 किलो पोटैटोस मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए आप 1 किलो का बटा यूज़ करते हैं। वो जो आपका 1 किलो का बटा है वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर आपके पास वो स्टैंडर्ड यूनिट ना होगा तो आप उस 1 किलो पोटैटोस को मेजर नहीं कर सकते। मतलब किसी भी चीज़ को मेजर करना है, किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो आप उस चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं। 1 किलो पोटैटोस मेजर करने हैं उसके लिए 1 किलोग्राम का बटा लेते हैं। 2 किलो पोटैटोस मेजर करना चाहते हैं आप, उसके लिए 2 किलोग्राम का बटा लेते हैं। वो जो 1 किलोग्राम का बटा या 2 किलोग्राम का बटा है वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन आप इस स्टैंडर्ड यूनिट को 1 किलोग्राम के बटे को या फिर 500 मिलीग्राम के बटे को यूज़ करके आप एटम का मास फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिग पार्टिकल्स के लिए है और एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया। जिस तरह से 1 किलोग्राम का बटा स्टैंडर्ड यूनिट है बिग पार्टिकल्स के मास को फाइंड करने के लिए, सेम उसी तरह हाइड्रोजन एटम को साइंटिस्ट ने एटम्स के मास को फाइंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया। हाइड्रोजन एटम को एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया जिसको यूज़ करके आप किसी भी एटम के मास को फाइंड आउट कर सकते थे। अब जिस तरह से दूसरी चीज़ों का मास फाइंड करने के लिए हम किलो का बटा यूज़ करते हैं या 2 किलो का बटा यूज़ करते हैं, इसी तरह दूसरे एटम्स का मास फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर किया। अगर कार्बन की बात करें, कार्बन का मास फाइंड करना है, कार्बन की बात करें, एक पलड़े की एक साइड पे कार्बन एटम रखा, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया हमने कार्बन एटम को, क्योंकि अब हम कार्बन एटम के मास को फाइंड आउट करना चाहते हैं। जब इसको कंपेयर किया हाइड्रोजन एटम के साथ तो ये चीज़ नोट की कि कार्बन एटम हाइड्रोजन की निस्बत 12 गुना ज़्यादा भारी था। अब हाइड्रोजन के जो एक एटम का मास था 1 AMU रखा था, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन एटम से 12 गुना ज़्यादा भारी था, जिसकी वजह से कार्बन एटम का मास 12 AMU रख दिया।
इसी तरह ऑक्सीजन का मास फाइंड किया तो वो देखा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम से 16 गुना ज़्यादा भारी है, तो ऑक्सीजन एटम का मास जो है वो 16 AMU रख दिया। अब हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU रख दिया क्योंकि ये सबसे हल्का था, इसको स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया, इसको 1 AMU के बराबर रख दिया। कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम से 12 गुना ज़्यादा भारी था, जिसकी वजह से इसका मास 12 AMU रख दिया। ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम से 16 गुना ज़्यादा भारी था, जिसकी वजह से इसका मास 16 AMU रख दिया। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम यहाँ पे बैलेंस यूज़ कर रहे हैं। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एटम को हम देख ही नहीं सकते, फिर ये बैलेंस कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये बैलेंस सिर्फ आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है कि हमने सिर्फ कंपेयर करना है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है। ये कैसे पता चला? सिर्फ कंपेयर करके, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है एक। हम एटम को देख नहीं सकते, उसके लिए हम बैलेंस यूज़ नहीं कर सकते। अब ये जो यूनिट था स्टैंडर्ड यूनिट, हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ये सिर्फ 1961 से पहले तक यूज़ किया। 1961 के अंदर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट चेंज हो गया। पहले हाइड्रोजन एटम एक स्टैंडर्ड यूनिट था, उसके बाद चेंज होके कार्बन एटम को एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया। जिस तरह से दूसरे एटम्स के मास को फाइंड आउट करने के लिए पहले हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर करते थे, अब कार्बन एटम के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। उसकी रीज़न थी एक, रीज़न को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं, इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले हाइड्रोजन एटम एक स्टैंडर्ड था, जिसकी वजह से उसका मास 1 AMU रखा गया। अब कार्बन एटम 1961 के अंदर कार्बन एटम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट रख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसको 1 AMU के बराबर रख दिया, नहीं। अगर आप कार्बन एटम को 1 AMU के बराबर रखेंगे वो टोटली गलत फ्रैक्शंस हो जाएंगी। उसका मकसद ये था 1 रखने का क्योंकि हाइड्रोजन एटम सबसे लाइट था, सबसे हल्का था, जिसकी वजह से इसका मास 1 AMU रखा था। अब स्टैंडर्ड इधर सिर्फ स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, सिर्फ बटा चेंज हुआ है हमारा। एटम के मास को फाइंड आउट करने का सिर्फ स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, सिर्फ बटा चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ। कार्बन के एक एटम का मास पहले भी 12 AMU था और अब भी 12 AMU ही रखा गया। अब आप जो यूनिट यूज़ करते हैं 1 AMU यूज़ करते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। हमने पढ़ा कि एक कार्बन एटम का जो मास है वो 12 AMU के बराबर है। अगर हम 1 AMU को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 1 AMU। और हम ये डेफिनेशन भी पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट की, वो यहीं से निकली है क्योंकि एक एटम कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU है, लेकिन हमें चाहिए होता है 1 AMU, जिसकी वजह से 12 उधर जाके डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से वो डेफिनेशन निकली हुई है 1 AMU की कि एटॉमिक मास यूनिट इज़ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं। अगर आपने किसी भी एटम का मास फाइंड करना है तो अब आपने इसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करना है। वो आपका पहला यूनिट था जो हाइड्रोजन एटम था, अब आपका जो यूनिट है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो कार्बन 12 एटम का मास है। अगर आपने किसी भी एटम का मास फाइंड करना है तो उसको आपने कंपेयर करना है कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 आपका बटा है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास को यूँ कह सकते हैं, द मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12। मतलब आपने किसी भी एटम का मास फाइंड करना है तो उसके लिए कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे। इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है, ये हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारा जो एटम है जिसको आप मेजर कर रहे हैं, जिस एटम के मास को मेजर कर रहे हैं, वो एटम कार्बन से कितना भारी है या कितना हल्का है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें सिर्फ ये चीज़ बताती है। और एक चीज़, हम यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर जो यूनिट यूज़ करते हैं AMU यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम एटॉमिक वेट, मतलब यहाँ पे हम ग्राम्स यूज़ नहीं करते बल्कि हम AMU यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक फंडामेंटल यूनिट है और इसकी रीज़न मैंने आपको पीछे भी बताई है। और आपको मेन जो पीछे आपको मैं बताया था कि हम पहले हाइड्रोजन एटम जो है वो स्टैंडर्ड लेते थे, लेकिन अब कार्बन 12 जो है वो स्टैंडर्ड लिया गया। उसकी वजह ये है कि कार्बन 12 जो है ये कार्बन का एक आइसोटोप है, ये स्टेबल आइसोटोप है।
हाइड्रोजन की निस्बत ये एक स्टेबल आइसोटोप है, कार्बन 12 एक स्टेबल आइसोटोप है और इसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। अबंडेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, किसे कहते हैं, ये होता है कि नेचर में कितनी परसेंट पाया जाता है। कार्बन 12 एक तो स्टेबल आइसोटोप है और दूसरा इसकी अबंडेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन 12 जो है ये स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाता है। हम कोई दूसरा एटम इसलिए नहीं लेते क्योंकि इस कार्बन 12 की निस्बत बाकी ना तो उसकी अबंडेंस इसके लिहाज से ज़्यादा है और ना ही उसकी स्टेबिलिटी। तो कार्बन 12 एक स्टेबल और एक अबंडेंट आइसोटोप है, जिसकी वजह से कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ उससे पहले हम ये देख लें कि अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट 1.008 है। जब 19th सेंचुरी के अंदर यूज़ किया तब उस दौरान हाइड्रोजन 1 AMU था, लेकिन अब कितना है 1.008 AMU है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन कार्बन से इतने गुना कम भारी है और ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन भी इतने गुना कम भारी है, यानी कि कार्बन के साथ सिर्फ आपने कार्बन के मास के साथ कंपेयर करना है। नियान का मतलब यह है, इसके मास का 20.17 का मतलब है कि ये कार्बन 12 की निस्बत ये इतने गुना ज़्यादा भारी है। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का सिर्फ ये मतलब होता है कि कोई भी एटम जो है, एटम का मास वो कार्बन 12 से कितना भारी या कितना हल्का है। नेक्स्ट यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। मैंने आपको पीछे भी बताया कि एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, कि ये है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट कहाँ से आया था, ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया है कि जब हमने कार्बन एटम का मास देखा वो 12 AMU के बराबर था, लेकिन हमें चाहिए 1 AMU, तो उसके लिए 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और ये कार्बन ही क्यों यूज़ किया ये भी आपको मैंने बता दिया, क्योंकि अब कार्बन एटम कार्बन 12 जो है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसकी वजह से हम सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट के लिए कार्बन एटम ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोप्स के ऊपर। आइसोटोप्स होते क्या हैं, ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। आपको मैंने एग्जांपल के साथ ही आपको बता दिया, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, मतलब एलिमेंट सेम लेकिन उनके एटम्स डिफरेंट हैं। उन सभी का एटॉमिक नंबर सेम है और उनका मास नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट एटम्स, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट, ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब ये इनके मास नंबर पे डिफरेंस क्यों आता है, ये सिर्फ डिफरेंस आता है न्यूट्रॉन्स की वजह से। अगर हम इस प्रोटियम की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम की बात करें, इसका एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। एक ही प्रोटॉन है, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं। और याद रखिएगा जो मास नंबर आता है वो आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करने से। यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, मतलब इसका मास नंबर क्या होगा 1। तो प्रोटियम का मास नंबर 1 होता है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है सिर्फ। अगर ड्यूटेरियम की बात करें, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। जब इन दोनों को जमा करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। अगर हम ट्रिटियम की बात करें तो इसका मास कितना होता है 3। वो कैसे है, उसके अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास 3 आंसर आता है। याद रखिएगा मास नंबर हमेशा कैसे आएगा, जब प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को जमा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं। इसको जब जमा करेंगे हमारे पास आंसर 1 + 0, हमारे पास आंसर 1 आएगा। अगर हम इसका मास फाइंड करना चाहते हैं तो प्रोटॉन कितने हैं 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं 1, 1 + 1 2, तो इसका मास कितना आएगा 2। अगर इसकी बात करें हमारे पास 1 प्रोटॉन 1 + न्यूट्रॉन कितने हैं 2, 1 + 2 = 3, हमारे पास 3 मास आ जाएगा। तो ऐसे एटम्स, डिफरेंट एटम एक ही एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम, उनका मास नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये तो हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है जो कि 3 होते हैं। इसी तरह कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। बात फिर वही आ गई, ये 12 कहाँ से आया, 13 कहाँ से आया, 14 कहाँ से आएगा। ये जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जमा करेंगे हमारे पास मास आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, नियॉन के 5, कैल्शियम के 6, प्लाडियम के 6, कैडमियम के 9 और टिन के 11
और आर्सेनिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और गोल्ड का सिर्फ एक आइसोटोप होता है। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिर्फ एक आइसोटोप हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स फिर से सुन ले, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिर्फ एक आइसोटोप हो, ऐसे एलिमेंट्स को मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमेशा डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा डिपेंड करती हैं मास नंबर के ऊपर। अब चूँकि आइसोटोप्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप्स के अंदर सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मास नंबर के ऊपर। आइसोटोप का मास नंबर डिफरेंट होता है, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम इसलिए हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट इस वजह से हैं क्योंकि उसका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को। इसका मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट है वो एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। अगर हम कार्बन की बात करें वो 3 आइसोटोप का मिक्सचर है, हाइड्रोजन की बात करें वो 3 आइसोटोप्स का मिक्सचर है। मतलब हर आइसोटोप जो है वो, हर एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोप्स का मिक्सचर है। जब हम उन आइसोटोप्स की परसेंटेज को शो करें कि फॉर एग्जांपल प्रोटियम है, कि प्रोटियम कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ड्यूटेरियम कितने परसेंट है, ट्रिटियम कितने परसेंट है, तो जब हम आइसोटोप्स की परसेंटेज को शो करते हैं तो इस परसेंटेज को हम रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं आइसोटोप्स की। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स हैं, हमारे पास प्रोटियम है, उसकी परसेंटेज है 99.986%, तो ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। ड्यूटेरियम है 0.014, तो ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। मतलब आइसोटोप्स की जब परसेंटेज शो की जाती है तो इसको हम रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स की अकरेंस को। तो नेचर के अंदर 280 आइसोटोप्स हैं, मतलब 280 आइसोटोप्स जो है वो नेचुरली हैं। उन 280 में से 40 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनके अंदर से खुद ब खुद रेडिएशंस निकलती रहती हैं, मतलब वो स्टेबल नहीं होते। नेचुरली 280 आइसोटोप्स हैं, उनमें से 40 आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव हैं, और हमारे पास 300 ऐसे आइसोटोप्स हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं। 300 आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं जो कि इंसान ने खुद बनाए हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो, इवन समझते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो, ऐसे एलिमेंट के आइसोटोप्स ज़्यादा होंगे। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो, ऐसे एलिमेंट के आइसोटोप्स ज़्यादा होंगे। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा, ऐसे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स कम होंगे। और ऐसे आइसोटोप्स जो कि 4 के मल्टीपल होंगे। 4 का मल्टीपल का मतलब क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, मतलब 4 के मल्टीपल हो। ऐसे आइसोटोप्स जो कि 4 के मल्टीपल हों, ऐसे आइसोटोप्स ज़्यादा अबंडेंट होंगे, मतलब ऐसे आइसोटोप्स ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन 16, ये भी 4 का मल्टीपल है, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, ऑक्सीजन 16, कैल्शियम 40, आयरन 56, ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। इन आइसोटोप्स ने मिलके हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो 50% सिर्फ ऐसे इन्हीं आइसोटोप्स में मिलके बना हुआ है। और अगर हम बात करें लास्ट पे, तो 220 आइसोटोप्स में से जो कि नेचुरली आइसोटोप्स हैं, उनमें से 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर इवन है और उनका मास नंबर भी इवन है। इसका मतलब कुल मिला के बात की जाए तो ये कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन है या मास नंबर इवन है, ऐसे एलिमेंट के आइसोटोप्स ज़्यादा होते हैं, या ऐसे आइसोटोप्स जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं, ऐसे आइसोटोप भी ज़्यादा होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड या फिर FSC पार्ट 1 के रिलेटेड आपको आसानी से मिल सके। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।